एक और देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासत चरम पर है। कभी प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो कभी टूल किट का जिन्न बाहर आ जाता है। कोरोना के बीच सियासत का कैसे चल रहा है खेल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा विश्वास है। कुछ दिनों पहले पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत ने प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। आज वही प्रोटोकॉल जंग एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार किरदार बदल गए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीएम से बातचीत लाइव टेलीकास्ट हुई तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल की चर्चा टेलीकास्ट करने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो इस बार आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ। पिछली बैठक में सीएम केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया। आज के प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। कैसे पता चले कि कौन सी बैठक से लाइव प्रसारण हो सकता है और कौन से में नहीं? हर जिले के एक और पीएम के लाइव टेलीकास्ट पर सियासत हुई तो दूसरी ओर पात्रा कांग्रेस पर हमलावर हो गए। पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ, सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है, उसे जान रही है। आज भी 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है। विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? कथित फर्जी टूल किट मामले में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जिसमें जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ। देश में कोरोना संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, लेकिन एक नई मुसीबत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जो कोरोना से कई गुना ज्यादा जानलेवा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इससे पीड़ित 80% मरीजों की जान चली जाती है। ब्लैक फंगस के मरीजों के परिवार वालों को इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये दक्ष ताम्रकार हैं। 13 मई को इनकी मां को ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ। उनका भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने इलाज के लिए कम से कम 20 एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की जरूरत बताई है। तभी से दक्ष इंजेक्शन के लिए भोपाल से लेकर इंदौर और ग्वालियर तक भाग दौड़ कर चुके हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शन की कीमत भी 8000 रुपए है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी।
कुछ यही हाल प्रमोद का भी है, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित अपने पिता के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नाकामयाबी ही हाथ लगी है। फादर एडमिट है श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है, लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाजार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से ज्यादातर का इलाज इंदौर और भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी से मरीजों की जान बचना मुश्किल हो रहा है। ये सुनिश्चित कराया कि मध्य प्रदेश में ये इंजेक्शन आ सके। हमारे पास 2 कंसाइनमेंट आए भी हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने उपलब्ध करा दिया, और जो प्राइवेट सेक्टर में जिन चुनिंदा संस्थानों में इसका इलाज हो रहा है, क्योंकि हर जगह इलाज नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे प्राइवेट संस्थान जहां पर इसका इलाज चल रहा है, उसमें भी ये इंजेक्शन मिल सके, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के करीब 1000 मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अपने पिता को हुई ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज करवाने जयपुर आए गौरव जगह जगह ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खोज चुके हैं, मगर मिली है तो सिर्फ निराशा। यहाँ पर मैं 9 तारीख को अपने फादर को एडमिट किया, 10 तारीख को उनकी सर्जरी हुई। सर के द्वारा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को रिकमेंड किया गया, जो लाइफ सेविंग है। उस इंजेक्शन को हमने हर स्टेट में, हर शहर में ढूंढा, इवन ब्लैक में भी, सच ये है ब्लैक में भी खरीदने की कोशिश की गई। एक सिंगल इंजेक्शन की डोज हमें प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। जयपुर के ईएनटी अस्पताल में पिछले 5 दिनों से ब्लैक फंगस के किसी मरीज को एक भी इंजेक्शन नसीब नहीं हुआ है, जबकि एक मरीज को 40 से 60 इंजेक्शन तक चाहिए होते हैं। इंजेक्शन का हम हर स्टेट में, हर डीलर से, हर अधिकारी से हम इसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी तरफ से हमें सांत्वना मिल रही है कि ये जल्दी आएगा, बट ये लाइफ सेव करने के लिए इंजेक्शन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। करीबन हमें 800 से 900 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि हमारे पास 100 लोगों का हमें 6 से 8 इंजेक्शन रोज़ देने पड़ रहे हैं, बट अभी एक भी इंजेक्शन हमें कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की सप्लाई पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए, ताकि जो प्रदेश में इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं हम उनका इलाज कर सकते हैं। अब तक देश के कम से कम 11 राज्यों में ब्लैक फंगस के केस आ चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई भी राज्य सरकार ब्लैक फंगस के केसों की आधिकारिक संख्या की घोषणा नहीं कर रही, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों में 500 से ज्यादा केस आए हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 150 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा में अभी तक 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कम से कम 1,500 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी अब तक 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। हमने कई तरीकों से डॉक्टर्स को अवगत कराया और जानकारी दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करी। एम्फोटेरिसिन बी की अवेलेबिलिटी पे खूब पुश है और अभी तक इतना नंबर नहीं है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ना है। हम इसको वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उत्तर प्रदेश में भी रोजाना 10 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केस दर्ज हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मरीजों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन मिलना नामुमकिन हो चुका है। मेडिकल स्टोर्स पर ब्लैक फंगस से जान बचाने वाला इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। जनरल मेडिकल स्टोरों में ये नहीं मिलता है और इस समय उसकी शॉर्टेज इस वजह से भी हुई है क्योंकि अभी जो माल जिसके पास था वो एक्सपायरी उसकी बहुत नजदीक थी। वो एक्सपायरी वापस गई है। कंपनी से नया माल आने में थोड़ा समय लग रहा है और उसी पीरियड में इत्तेफाक से ये ब्लैक फंगस का जो वो आया, उस वजह से ये दिक्कत महसूस हुई
और जब अब वो कंपनियों में स्टॉक आएगा वो मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में उसके स्टॉकिस्ट भी कम लोग हैं, तो जिन जिन स्टॉकिस्टों के पास अब माल आएगा तब इसकी अवेलेबिलिटी पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं के बाद अब ब्लैक फंगस से जान बचाने वाले इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है, और ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। तौर पर एक ही जवाब है जो सभी दुकानों से हमें मिल रही है, वो यही जवाब मिल रहा है, स्टॉक में नहीं है, अभी हफ्ते भर आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जब दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि कोविड के बाद एंटी फंगल दवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि ब्लैक फंगस की बीमारी जो कि आंखों पर, दिमाग पर, इन सब का असर करती है, उसमें इसकी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है मुहैया, नहीं है मौजूद। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, एम्स आज तक। देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है। शहर ही नहीं, गांव में भी हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश के गांव में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। पिछले 2 हफ्ते में 2 गांव में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लेकिन यहां इलाज नहीं बल्कि टोने टोटके किए जा रहे हैं। अंधविश्वास का आलम यह है कि गांव वाले कोरोना टेस्ट भी नहीं करवा रहे। गांव में मौतें हो रही हैं और गांव वाले टोने टोटके कर रहे हैं। पहले तो कोरोना शहरों में फैला और अब गांवों में तांडव मचा रहा है। गांवों में कोरोना से मौतें भी बेहिसाब हो रही हैं, लेकिन गांव वालों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना कितना घातक है, और ना ही इन गांव वालों को कोई बैठकर समझाने वाला है। यह है मध्य प्रदेश में आगरमालवा जिले का निपानिया बैजनाथ गांव। पिछले 2 हफ्ते में कोरोना से यहाँ 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ कोरोना का इलाज कैसे हो रहा है ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, निपानिया बैजनाथ गांव में कोरोना से बचने के लिए टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। गांव के बीचों बीच सड़कों के 2 किनारों पर 2 लोग बर्तनों में पानी लेकर खड़े हैं और नीम के पत्तों से लोगों पर पानी के छींटे मार रहे हैं। अंधविश्वास की ये पराकाष्ठा है। गांव वालों का कहना है कि ये मंत्र पढ़ा हुआ पानी है, इसके छींटों से कोरोना भाग जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर बैजनाथ निपानिया गांव है। यहाँ 4000 की आबादी है इस गांव की, और यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि एक सेक्रेड वाटर जो है, एक मंत्रा हुआ पानी जो है इनके ऊपर फेंका जाए, उसके बाद ही इनका गांव में अगर प्रवेश हो तो वो कोरोना से बचेंगे। ऐसा होगा या नहीं ये तो देखने की बात है, लेकिन इन लोगों को जरूर ये लगता है कि ये जो मंत्रा हुआ पानी है इसकी वजह से ये कोरोना के कहर से दूर रहेंगे और उससे बचे रहेंगे। जहां ये छिड़काव किया जा रहा है उसके ठीक ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और उस पर भी अंधविश्वास की पोटली लटकी हुई। इस टोटके के लिए पहले पूरे गांव को खाली करवाया गया और उसके बाद मंत्र वाले पानी के छिड़काव और रस्सी के नीचे से लोगों की एंट्री गांव में करवाई गई ताकि कोरोना किसी गांव वालों को छू ना सके। गांव की पुरानी मान्यता है कि जब जब महामारी गांव में फैलती है, चाहे जानवरों में हो या मनुष्यों में हो, तब तब जो पांचारुंडी में स्थित देवनारायण मंदिर के यहाँ है, उस मंदिर के प्रति यहाँ के पूरे गांव वासियों की बड़ी आस्था है और वहाँ से कुछ अभिमंत्रित जल एक दिन पूर्व लाते हैं और फिर रात्रि में पूरे गांव में एक धार दी जाती है, पूरे गांव के आखिरी बाउंड्री पर छोर पूरे गांव की परिक्रमा लगाकर वो धार दी जाती है और सुबह से ही एक जो कुश होता है, जो पवित्र घास माना जाता है, उसकी एक रस्सी बनाई जाती है और देवनारायण मंदिर के यहाँ से जो अभिमंत्रित जल और नींबू दिए जाते हैं और वो यहाँ पर बांधे जाते हैं और पूरे गांव के, जब जानवरों की महामारी फैलती है तो पूरे गांव के जानवर यहाँ से निकाले जाते हैं और जब अब कोरोना महामारी का पीरियड चल रहा है तो इस पीरियड में यहाँ से पूरे गांव के स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि दूसरे धर्मावलंबी मुसलमान समाज के भी यहाँ हैं, वो भी सारे इस परंपरा को पालन करते हैं। अकेला निपानिया बैजनाथ गांव ही नहीं है, बल्कि इसके पड़ोसी गांवों में भी ऐसे ही टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। अब आगरमालवा के आवर गांव की तस्वीरें देखिए। गांव के मंदिर में हवन चल रहा है और गांव वाले गांव छोड़ छोड़कर खेतों की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ अंधविश्वास की हद ही हो गई। इन गांव वालों को बताया गया है कि अगर ये गांव छोड़कर खेतों में खाना बनाकर खाएंगे तो कोरोना इनके पास भी नहीं फटकेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे गांव वाले अपने अपने खेतों पर खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं। वो कोरोना की महामारी चल रही है पूरे देश में, इसलिए पूरे गांव के लोग और खेत पे जाकर अपने अपने खेत पर खाना बना के खा रहे हैं, ताकि आओ माता मंदिर में हवन करवा रहे हैं, ताकि शांति हो इसके लिए। हमारे गांव आवर में लॉकडाउन है, गांव में कोई नहीं है। सुबह 7 बजे से गांव से बाहर है, सब बाहर भोजन वोजन करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हवन कर रहे हैं बजरंगबली के वहाँ। शाम को 7 बजे सब गांव आएंगे। क्यों ये जो कोरोना की चल रही है, माता जी ने बताया था कि गांव से बाहर जाओ, हवन करो, उस हिसाब से हवन कर रहे हैं। आवर गांव में भी पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इनकी मौत कोरोना से नहीं हुई। जो ये महाबीमारी चल रही थी, मारामारी किया, तो इनके लिए हमने हवन करवाया, हनुमान जी के यहाँ अभिषेक करवाया, तो इनसे गांव खाली करवाया, तो इनसे हमको शांति मिली। अभी आपकी गांव की कोरोना की क्या स्थिति है? अभी अन टाइम पे कुछ भी नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, आज हमको ऐसा लग रहा है कि गांव में कोई बीमार नहीं है। हमारे गांव में सर 20 लोगों की मौत हो गई। 20 लोगों की मौत हो गई। ये कोरोना से हुई? नहीं, कोरोना से नहीं हुई सर, कोरोना से 2 की हुई। आवर गांव की सच्चाई ये है कि यहाँ किसी ने कोरोना टेस्ट करवाया नहीं है। लोग कह रहे हैं कि गांव में बुजुर्गों की मौत हुई है। आया है कोई टेस्ट करने तो आए थे, बाकी सब कोई बीमार नहीं हुआ गाँव में, घर में कोई बीमारी नहीं है, बस खाना बना लिया और क्या। किसी ने कराया नहीं? करवाया नहीं। और जो ये लोग मरे हैं, आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से मरे हैं? कोरोना में तो संभव नहीं, बुजुर्ग थे तो नहीं, लेकिन आप यहाँ कह रहे हो बुजुर्ग थे, बगल वाले गांव में भी स्थिति है, वहाँ पे जवान भी मरे हैं। तो जांच करवा तो मालूम पड़े। गांव में फैलते इस अंधाधुंध अंधविश्वास से कोरोना खत्म नहीं होगा, बल्कि कोरोना से बचने के लिए उपाय करना जरूरी। टोने और टोटके नहीं, इलाज जरूरी है। अंधविश्वास की भट्टी में झोंकने से कोरोना भस्म नहीं होगा। जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण लोग अभी भी माता निकली है या माता जी के नाम पर या हनुमान जी के नाम पर टोने टोटके कर रहे हैं, और वो गांव से बाहर जाकर उनका ये मानना है कि गांव से बाहर जाकर हम लोग एक दिन के लिए खाना बनाएंगे या कुछ इस टाइप से करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते उस प्रसाद को लाके घर में हम छीटेंगे और वो करेंगे, तो उससे हमारा ये जो कोरोना बीमारी है ये शांत हो जाएगी। वो ये मानते हैं कि ये कोई प्रकोप है, ये देवी प्रकोप है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले का सच ये है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से यहाँ 29 मौतें हुई हैं, जबकि इस जिले में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 613 आवेदन आए हैं, जिस पर मौतों का कारण कोरोना ही लिखवाया जा रहा है। आगरमालवा के गांव आवर में पिछले 15-20 दिनों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। किसी को नहीं मालूम मौत का क्या कारण है, कोरोना से मौत हुई है या नहीं हुई है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ। और टेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि लोगों के मन में डर है कि अगर सरकारी अस्पताल में चले गए तो उनको वहीं फेंक दिया जाएगा और उन्हें कोई सुध लेने नहीं आएगा। इसी वजह से इस गांव में और आसपास के गांव में लोग सरकारी इलाज के बजाय टोने टोटकों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और उसी के तहत आज यहाँ पर पूरे गांव वालों ने पूरे दिन भर गांव से बाहर डेरा डाला, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा करने से वो कोरोना से बच जाएंगे। कैमरामैन इरशाद खान और प्रमोद कारपेंटर के साथ हिमेंद्र शर्मा, आगरमालवा। आपने देखा कि कैसे अंधविश्वास की भट्टी में गांव वाले खुद को झोंक रहे हैं और कोई उनकी सुध लेने वाला भी नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अब पूरा जोर गांव पर है, लेकिन इन दावों की पोल आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट खोल देगी। जी हां, आज तक के रिपोर्टर जब भोपाल के गांव में पहुंचे तो असलियत चौंकाने वाली दिखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर दूर गुनगा गांव जब आज तक की टीम पहुंची तो एक सच ने हमें चौंका दिया। जी हां, ये है गुनगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इस स्वास्थ्य केंद्र पर 42 गांवों का बोझ है और करीब 40,000 की आबादी के इलाज के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है।
लेकिन अब आपको ऐसी हकीकत से रूबरू करवाते हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो सुनिए, इस स्वास्थ्य केंद्र पर इस वक्त महज 6 लोगों का स्टाफ है, जिसमें एक डॉक्टर है। डॉक्टर होना चाहिए। आज से पहले अभी 3 डॉक्टर थे, अभी एक डॉक्टर जो आयुष वाले हैं उनकी स्मार्ट सिटी जो कॉल सेंटर है कोविड का, वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है, और एक जो आर कुमार सर थे वो गांधीनगर बीओ बना दिया है, कि पोस्टिंग उनकी यहीं की है। तो कुल मिला के अभी 3 महीने 4 महीने पहले तक 3 डॉक्टर थे, अभी वर्तमान में मैडम अकेली हैं। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 4 MBBS डॉक्टर होने चाहिए, एक आयुष डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स, 3 फार्मासिस्ट, 1 लैब टेक्नीशियन, 1 प्यून, 3 वार्ड बॉय होना चाहिए। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही 20 किलोमीटर दूर की। ये एक बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गुनगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और इसका महत्व कितना है इसका अंदाजा अब इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के करीब 42 गांव जो हैं वो इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे हैं। लेकिन अगर यहाँ का जो स्टाफ है उनकी माने तो ये बेहद कम संख्या यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों की है। ये महज 6 लोग यहाँ पे फिलहाल काम कर रहे हैं, ऐसे समय में जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये माना जा रहा है कि कोरोना अगर गांव में पहुंच गया तो बेकाबू हो जाएगा, लेकिन ऐसे में यहाँ पे फिलहाल इन 6 लोगों के भरोसे ही 42 गांव की आबादी पूरी है। गुनगा गांव के अलावा आज तक की टीम भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर कलारा गांव भी पहुंची। यहाँ स्थिति और भी शर्मनाक है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश सरकार के सारे दावे खोखले हैं। कलारा गांव में इकलौता उप स्वास्थ्य केंद्र है और उस पर भी ताला लटका हुआ है। यहाँ के इस दौर में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है वो देखने के लिए हम जो पड़ताल कर रहे हैं भोपाल के आसपास के गांव की, उसमें अब हम पहुंच गए हैं भोपाल से करीब 35 किलोमीटर दूर कलारा गांव में। ये कलारा गांव पड़ता है गुनगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आगे, करीब 10 से 15 किलोमीटर अंदर ये गांव है। बहुत ही अंदरूनी इलाका है ये, और यहाँ पे ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। ये देखिए आप जहाँ हम खड़े हैं, ये सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र है कलारा का, जो यहाँ पे लिखा गया है। दरअसल इस उप स्वास्थ्य केंद्र को इसलिए बनाया गया है ताकि देर सवेर अगर किसी को रात को या किसी भी ऐसे समय पे सरकारी चिकित्सा की मदद की दरकार हो तो पहले उसका शुरुआती इलाज इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए, और उसके बाद उसे फिर यहाँ से आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुनगा भेजा जाए, या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होने पे आगे भोपाल भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल ये ताला लगा हुआ है। आप सोचेंगे कि कोरोना महामारी के इस दौर में गांव वाले इलाज कहां करवा रहे हैं, तो सच ये है कि गांव की आबादी झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर है। लेकिन सर्दी जुकाम होती है वहाँ पर करवा लेते बंगाली से इलाज। बंगाली से? अच्छा, और अगर ये खुल जाएगा तो क्या राहत मिलेगी अपने? सर बहुत राहत मिलेगी साहब। जो कोई परेशान है मतलब गाँव को भी, और पर गाँव के थे बगल में बहुत से गाँव है 2-2 किलोमीटर दूरी पे, तो वहीं इलाज करवाएंगे सर वो। मध्य प्रदेश में वैसे तो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन गांवों में वक्त रहते अगर कोरोना को लॉक करने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात बिहार की। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, मगर उनके सुशासन में शर्मिंदगी का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला है दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का। 9 महीने पहले यहां 25 ICU वेंटिलेटर भेजे गए थे, मगर लापरवाही देखिए, 9 महीने बाद भी ये वेंटिलेटर्स शुरू नहीं हो सके हैं। रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार वालों की सांसें कितनी सस्ती है। ये इमारत बिहार में दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर हो चुकी है। हम आपको बता दें कि ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर्जिकल ब्लॉक है। सोचिए, कोरोना काल में अगर ये इमारत गिर जाती तो क्या होता। आज तक ने इस मुद्दे को उठाया तो सरकार हरकत में आई और जर्जर हो चुके सर्जिकल ब्लॉक को खाली करवाया गया। लेकिन हम इस अस्पताल का एक और सच जानना चाहते थे, वो ये कि यहाँ PM केयर फंड के जरिए 9 महीने पहले
आईसीयू सेटअप और 25 वेंटिलेटर आए थे, उनका इस्तेमाल शुरू हो पाया या नहीं? 1 साल पहले 25 वेंटिलेटर और पूरी आईसीयू की जो एक सेटअप होता है वो अस्पताल को मुहैया कराई गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उन वेंटिलेटर्स का और आईसीयू का जो है वो इस्तेमाल अब तक शुरू नहीं हुआ है। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डीएमसीएच के, वो खुद मानते हैं कि कई बार उन्होंने ड्राई रन करवाया है ताकि वेंटिलेटर्स और आईसीयू को शुरू कराया जा सके, लेकिन वो ड्राई रन्स भी जो हैं कई बार फेल हो चुके हैं और ऐसे में जो कोरोना के मरीज हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सोचिए, कोरोना कहर बरपा रहा है और पीएम केयर फंड से भेजे गए 25 वेंटिलेटर सजा कर रखे गए। आखिर क्या कर रहा है सिस्टम? कोरोना के इस भयंकर काल में मरीज वेंटिलेटर के लिए भटक रहे हैं, सांसें अटकी हुई हैं और पूरे 25 वेंटिलेटर 6 महीने से धूल फाक रहे हैं। यह गलती नहीं, महागलती है। अगर ये वेंटिलेटर समय पर शुरू हो गए होते तो न जाने कितने लोगों की जान बच सकती थी। इलाके के विधायक से हमने सवाल किया तो उन्होंने दरभंगा अस्पताल के प्रशासन की तरफ उंगली कर दी। नहीं, वो तो निश्चित रूप से डीएमसीएच में आया था 9 महीना पहले, तो डीएमसीएच के प्रशासन को चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन इधर जिला प्रशासन पूरा लगा है और हम लोग को लगता है जल्द चालू हो जाएगा। यकीनन विधायक जी को पता होगा कि 9 महीने से वेंटिलेटर आए पड़े हैं। आज तक ने विधायक जी से पूछा कि जवाबदेही तो आपकी भी बनती है, तो सुनिए विधायक जी क्या कहते हैं। सीजन का जो है थोड़ा समस्या है, जिसके कारण जो है वेंटिलेटर हम लोग का नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले निर्णय हुआ है कि उसको पीपीपी मोड में किसी प्राइवेट एजेंसी को जो है दिया जाए, उस पर काम चल रहा है। तो जल्द ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो वेंटिलेटर चालू होगा। बीपैप में 90 पीस आया था, हम लोग को इधर में पता चला है, उसमें भी कुछ का उपयोग चालू हो गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 100 पीस आया था सब पीएम केयर फंड से, तो 8-9 महीना पहले, तो उसमें भी कुछ का उपयोग चालू हुआ है, इधर पता चला है हम लोग को। अब हमने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को ही पकड़ लिया और 9 महीने से पड़े वेंटिलेटर्स पर सवाल दाग दिया। इनकी तरफ से जो जवाब आया वो भी भयानक था। बोले कि वेंटिलेटर सज गए, वायरिंग वगैरह सेट हो गई है, बस ड्राई रन फेल हो रहा है। तो नर्सिंग स्कूल कॉलेज था, वहाँ का वायरिंग क्या वहाँ का सेटअप, उसमें आईसीयू चलाना, फिर भी हम लोग वायरिंग करवाए हैं। नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसके प्यूरिफिकेशन ड्राई रन हम लोग किए हैं, फेल कर गए हैं, लेकिन लगे हुए हैं। आज न कल उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। नेग्लेक्ट नहीं है, सब कुछ सजा गया है, सब वेंटिलेटर बेड सब रखा हुआ है। केवल ड्राई रन में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट को ले जाके कोई कैजुअलिटी नहीं हो, इसके चलते हम लोग ओवर श्योर जब हो जाएंगे तो फंक्शन हो जाएगा। हम लोग सब सेटअप कर चुके हैं। कितने वेंटिलेटर्स अभी रखे हुए हैं? 25 रखे नहीं हुए, सब लगा हुआ है। जी 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 जी। धन्य है डीएमसीएच का प्रशासन। महामारी का दौर चल रहा है, जान बचाने के सामान हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, अगर ये वेंटिलेटर्स समय पर शुरू हो गए होते तो आज ये 25 वेंटिलेटर्स कितनों की सांसें जोड़ चुके होते। रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक।